وہ एम्बेसी इनकी आलीशान इमारत से बाहर निकल रहा था। एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले, दूसरे से गॉगल्स लगा रहा था। इसके दोनों तरफ गार्ड्स चल रहे थे, स्याह वर्दियों में मलबूस। आने जाने वाले कितने ही इसकी पर्सनैलिटी को रश्क से देख रहे थे। इसके गाड़ी में बैठते ही दोनों गार्ड्स भी पीछे जाकर बैठे और कार होटल की पार्किंग से निकलती रोड पर दौड़ने लगी। घंटे का कहकर आई थी वो। साथ में ये सबको ये भी कहा था कि महक का ड्राइवर छोड़ जाएगा। किसी को पता नहीं था कि आहिल की कार लेकर जा रही है। अब तेज़ी से चला रही थी। आगे 4 गन मैन वाली गाड़ी थी। तेज़ तेज़ चलते वो गाड़ी रुक गई थी। बिल्कुल इसके पीछे चलती नीलम की कार बर वक्त ब्रेक ना लगाने की सूरत में ज़ोर से आगे वाली गाड़ी से टकराई। चमचमाती कार पर ज़रबे लग चुकी थी। इसके बोनट का भी कुछ ऐसा ही हाल था, मगर वो शदीद गुस्से में उतरने लगी थी कि आगे वाली गाड़ी फिर से चल दी। एमाज के इशारे पर ड्राइवर रुका नहीं था। अब तो इसके सर पर लगी और तलवों पर बुझी। एक तो नुकसान किया है, ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांगी। नवाब होगा अपने घर में, इसको तो हम अभी बताते हैं। वो तपे हुए लहजे में बोलती। गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुकी थी। रोड तवील था और 12 के करीब वक्त हो रहा था। जहाँ बाजारों में गहमा गहमी थी, वहीं ऐसी सड़कों पर सन्नाटा बोल रहा था। इसने एमाज की गाड़ी के सामने एएसपी आहिल की वही कार ला खड़ी की जिससे एमाज ने इसका ईमान खरीदा था। मिस्टर, नीचे उतरो। तुम क्या समझते थे इतनी आसानी से जान छूट जाएगी? निकलो बाहर। वो ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की से उछलकर बोलती सख्त गुस्से में दिख रही थी। ड्राइवर ने एमाज को देखा। वो इसे बैठे रहने का इशारा करता खुद नीचे उतरने लगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने पर एक गार्ड फौरन लिपका था। एमाज कोट का बटन लगाते अपनी गाड़ी के आगे आ खड़ा हुआ। नीलम भी इसकी तरफ ही आ गई थी। इस वक्त बहादुर से बहादुर लड़की भी मुकाबिल की रोबदार शख्सियत के दबाव में आ जाती, मगर वो बहादुर कम बेवकूफ़ और कम अकल ज़्यादा थी। रही कसर बेपनाह हुस्न ने पूरी कर दी थी। मगरूर सी ये लड़की हर राह चलते को जलील करना अपना फ़र्ज समझने लगी थी। तुमने मेरी कार ठोक दी, ऊपर से माजरत भी नहीं की, नुकसान भी पूरा नहीं किया और भाग निकले। नीलम चीख रही थी। ये आपकी कार है? मुकाबिल ने गोगल्स उतारते संजीदगी से सवाल किया। गोगल से ही कार की जानिब इशारा किया था। जी, नीलम चबा कर बोली। वो इसकी कार की जानिब बढ़ने लगा। कार को देखा, फिर नीलम को। कहाँ नुकसान हुआ है आपका? अब भी लहजा जज्बात से आरी था। ये देखो। इसने बोनट के थोड़ा नीचे इशारा किया। एमा सीधा अकड़ कर खड़ा था। झुक कर देखोगे तो नजर आएगा ना, वो तड़क कर बोली थी। इसने एक तेज नज़र नीलम पर डाली और झुक कर देखने लगा। इसकी पैंट की पॉकेट से कुछ गिरा था, मगर वो ध्यान नहीं दे सका। नीलम मुसलसल बोल रही थी। वो फिर सीधा खड़ा हो गया। देखो मिस्टर, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ है और तुम इसकी भरपाई किए बगैर जा नहीं सकते। अगर तुम गए तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे। ओह, हम तो भूल गए। हाँ, ये कार एएसपी आहिल की है। तुम्हें जेल में बंद कर देंगे वो इसको वापस कार की तरफ जाता देखकर वो इसके पीछे पीछे चलती चीख रही थी। इस शख्स ने झुककर कार के विंड से हाथ अंदर डालकर अपना वॉलेट बरामद किया। इसमें से सुनहरी और नीले रंग के बहुत से नोट निकालकर इसके हाथ में थमा दिए। इसका मुंह खुल गया। एक नज़र अपनी हथेली पर पड़े नोट देखे और दूसरी इस बदतमीज शख्स पर डाली जो अपनी गलती मान के नहीं दे रहा था। तुम्हें हम फकीर नजर आ रहे हैं? नीलम ने पैसे पूरी कुव्वत से सामने खड़े शख्स के मुंह पर मारे थे। गार्ड फौरन छलांगे मारते नीचे उतरे थे। नीलम के गिर्द घेरा डालकर बंदूकें तान चुके थे। वो दोनों टांगें फैलाकर, दोनों पॉकेट्स में हाथ डालकर गरूर से गर्दन ताने खड़ा नीलम को चैलेंजिंग नज़रों से देख रहा था। इसकी तो गोया वो हालत थी, काटूं तो बदन में लहू नहीं। पथरीली आंखों से सामने खड़े मुतमईन शख्स को देखा। तुम्हारी तो इतने की भी औकात नहीं, जितने मैंने दे दिए हैं फितराना समझ लो। इसकी इतनी लंबी तकरीरों पर चीखने चिल्लाने पर एम आस का तस्लील बड़ा एक जुमला भारी पड़ गया। फिर इसने गार्ड को इशारा किया। सब वापस अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और गाड़ी जन्नाटे से इसके पास से गुजरती चली गई। लानत भेजते हैं हम इन पैसों पर। इसने एक हकारत बड़ी नज़र इन पैसों पर डाली और इन्हें इकट्ठा करने के बजाय अपनी कार की तरफ आ गई। बोनट के पास ज़मीन पर इसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। इसके कदम बेअख्तियार उसी जानिब उठने लगे। नीचे गिरे हार को इसने उठाकर हाथ में थाम लिया। 10 इंच तक लंबा था वो। इसके दरमियान में 3 बड़े बड़े सिक्के बने हुए थे। इसकी चौड़ाई 1 इंच तक होगी। अजीब सा था वो, मगर हैरत की बात यह थी कि इन 3 सिक्कों के दरमियान में 2 1-1 इंच के लंबे
زمرد کے پتھر لگے تھے، خوبصورتی سے تراشے ہوئے مرکز، اس کے لب اپنے آپ ہی ہلے، انگلیوں کی پوروں سے اس کی ہموار سطح پر ہاتھ پھیرتے نیلم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اگلے ہی پل اسے اپنی حرکت خاصی غیر مناسب لگی۔ یہ اس بدتمیز کا ہی ہے، یقیناً ہمیں اسے یہیں چھوڑ دینا چاہیے، دماغ نے مشورہ دیا۔ اللہ کی زمین پر پڑا ملا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہتے ہوں کہ ہم اسے رکھ لیں۔ واؤ، کتنے چمکدار ہیں یہ! دل کی آواز پر وہ کان دھرے بیٹھی تھی۔ روڈ سنسان تھا۔ اچانک اسے اندھیرا اور دیری کا احساس ہونے لگا۔ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہینڈ بیگ میں نیکلس ڈال کر کار ریورس کرنے لگی۔ ساتھ ہلکا ہلکا میوزک بھی لگا ہوا تھا۔ سرشاری کی سی کیفیت ابھرنے لگی تھی اس کے من میں۔ وہ ایسی ہی تھی، کچھ پاگل سی، کچھ جذباتی سی، عقل سے زیادہ جذبوں کی ماننے والی دیوانی سی تھی وہ۔ اسے پتا تھا کہ عید کے 5ویں روز اس کا آہل سے نکاح ہونے والا ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ ٹائیگر کی پرکشش شخصیت کے سحر میں جکڑ چکی ہے، مگر وہ جیسے اپنے من پسند بے جان پتھر کو پا کر ہی سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ ابرار صاحب گھر کا بجٹ بہت سوچ سمجھ کر چلاتے تھے اور زیادہ تر دادوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ فضول خرچی کی سخت ممانعت تھی۔ سائیکا کی شادی کی تیاریوں کے لیے پیسہ جمع کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں یہ قیمتی پتھر، گویا کہ وہ بہت قیمتی نہ تھا مگر اس کی پہنچ سے کچھ دور تھا، اب جب اسے مل گیا تھا تو وہ خوشی سے سرمست ہر بات بھول گئی۔ ایماز پلازا میں قدم رکھتے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور لفٹ سے اوپری منزل پر جانے لگا، تقریباً آخری منزل پر۔ طویل راہداری سے گزرتے اس کے قدموں کی آواز بہت اونچی تھی۔ اس منزل پر اتنا سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو بآسانی اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ وہ دائیں جانب مڑ گیا۔ ڈیجیٹل ڈور لاک کھولنے کے بعد وہ اندر آیا۔ یہ کمرہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، بس مناسب سائز کا تھا۔ اس نے لوہے کی صاف چمکتی الماری کھولی۔ اندر بہت سے ڈبے پڑے تھے، سیاہ، مہرون اور کریم کلر کے۔ سیاہ رنگ کے لوہے کے ڈبے پر بھی ڈیجیٹل لاک تھا، جسے کھولنے کے بعد اس نے اس ڈبے میں بنے ایک چھوٹی دراز کھولا۔ ہیروں کی چمک اس کی غلافی آنکھوں میں عکس بن کر ابھر رہی تھی۔ انابی ہونٹ آپ ہی آپ کھل اٹھے تھے۔ پھر اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، دائیں کے بائیں جیب ٹٹولی، پھر دونوں کو چیک کیا۔ اچانک اسے بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ غصہ بھی آیا ہوا۔ وہ ایک بار پھر چیک کرنے لگا۔ اوہ نو! اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری قوت سے دے مارا، پھر لوہے کا سیاہ ڈبہ بند کر کے پویلین کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ سوچنے لگا، کہاں چلا گیا ہے؟ وہاں پر ڈیگنگ کی ایک نیکلس لے کر واپس آیا۔ واپس آتے ہوئے وہ ہار اس کی پینٹ کی پاکٹ میں ہی تھا۔ پھر وہ لڑکی ٹکرائی۔ اس کے ذہن کے پردے پر کم عمر بے تحاشا حسین لڑکی کا چہرہ لہرایا، جو مسلسل بول رہی تھی۔ جھک کر دیکھو گے تو نظر آئے گا نا، ایک جملہ تھا جو اس کی سماعت سے ٹکرایا اور پھر وہ ہار وہیں گر گیا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ تیز قدموں سے واپسی کو چل پڑا، لفٹ لے کر بٹنوں پر بار بار ہاتھ مارتا، ایسے جیسے ایک پل میں وہ اسے گراؤنڈ فلور پہ پہنچا دے گی۔ وہ بہت عجلت میں پلازا سے باہر نکلا۔ گارڈز الرٹ ہو گئے۔ وہ پنجارو سٹارٹ کر چکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز اس کے پیچھے ہی دوسری گاڑیاں لے کر نکل پڑے تھے۔ دھول اڑاتی تمام گاڑیاں چند پل میں پلازا کی حدود سے باہر نکل گئی تھیں۔ ہار وہاں ہوتا تو ملتا، چند نوٹ اب بھی وہیں گرے پڑے تھے، مگر وہ جو قیمتی تھی وہ غائب تھی۔ اس نے کتنی ہی بار بونٹ کی نوک سے وہ جگہ چیک کی جہاں نیلم کی کار کھڑی تھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ نیکلس اس لڑکی کے ہاتھ لگ چکا تھا؟ یہ آخری سوچ تھی جو منہاج کے دماغ میں ابھری تھی۔ مجھے وہ نیکلس ہر حال میں واپس چاہیے۔ اس کے لیے اس لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ وہ ایک بہت عجیب کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ اس ہار کی ساخت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی سمجھ جائے کہ یہ کوئی عام نیکلس نہیں ہے۔ اگر اس نے اسے کھول لیا تو اس کا دماغ الجھے جا رہا تھا۔ نقصان پر نقصان اسے لگ رہا تھا جیسے ڈیک اس کا صرف رائٹ ہی نہیں، لیفٹ ہینڈ بھی تھا۔ حبیب اس کا دوست تھا، وہ اس کا ماتحت نہیں تھا، جبکہ ڈیک کی بات ہی الگ تھی۔ گھر پہنچ کر بس اس کی جتنی بے عزتی ہو سکتی تھی اتنی ہوئی۔ آہل دادوں کو ٹوکتا رہا، مگر انہوں نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے دم لیا۔ لیکن وہ نیلم ہی کیا جسے بے عزتی محسوس ہو جائے، وہ بھی دادوں کی۔ کچھ دیر سننے کے بعد وہ کار کی چابیاں آہل کی جانب اچھال کر یہ جا وہ جا ہو گئی۔ عالیہ بیگم اس کے انداز پر ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھیں۔ آہل کا دل بھی سکڑ سا گیا تھا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا کہ عید کا چاند اکٹھے چھت پر دیکھیں گے، آنے والے کل کے بارے میں کچھ خواب بڑھائیں گے، مگر یہاں تو وہ اسے گھاس ڈالنے کو بھی تیار نہ تھی۔ رات 1 بجے ان کی واپسی ہوئی تھی۔
नीलम ने ऊपर आकर डोर लॉक किया और जल्दी से बेड पर चढ़कर बैठ गई। हैंडबैग उठाया और इसमें से हार निकालकर इश्तियाक से देखने लगी। इतनी चमक थी इसमें कि नीलम की आंखें जगमगा उठी। अगर मरकत को पानी में डाल दिया जाए तो अपनी बेपनाह चमक के बायस वो पानी का रंग अपने जैसा कर लेता है। इसका दिल चाहा तजर्बा करने का, मगर इस हार में 3 बड़े बड़े सिक्कों की मौजूदगी अजीब सी थी। ऐसे जैसे कोई गोल गोल छोटी छोटी डिब्बियां होती हैं जिसके अंदर कुछ भरा हो। ये असली मरकत है, इसने गौर से करीब करते देखा। इसमें से अगर इसे अल्ट्रा वायलेट शुआओं के लैंप में देखा जाए तो इसकी असलियत मालूम की जा सकती है। अगर इसका रंग नहीं बदला तो असली है, अगर इसमें लाल रंग की झलक नज़र आ गई तो नकली। इसके पास एलईडी लैंप था, छोड़ो इतना असली नकली। इतना अमीर ज़्यादा था, इसे क्या ज़रूरत नकली मरकत खरीदने की। इसने अपने आप से ही कहते खिलखिलाते हुए ज़मर्द जुड़े हार को अपनी सराहीदार गर्दन की जीनत बना लिया। रात कोई 9 बजे का वक्त था। लोगों की चहल पहल जारी थी। बाजारों में हद दर्जा ना सही मगर कुछ रश तो था। वो यमामा गोल्ड मार्केट में खड़ा कोई बमुश्किल 18 साल का लड़का होगा। इसके बराबर में एक प्यारी सी खुशशक्ल लड़की खड़ी चहक चहक कर हर पहनाए जाने वाले ब्रेसलेट को इनकार कर रही थी, मगर मुकाबिल की कुशादा सफ़ेद पेशानी पर एक भी लकीर नागवारी की नाम पड़ी थी। बस करो सोबी, और कितने नहरे करोगी। पूरी मार्केट छान ली है, मगर मजाल है जो तुम्हें कुछ पसंद आया हो। बला की पुरकशी शख्सियत का मालिक वो लड़का मलामती अंदाज में बोला। भैया मुझे वही ब्रेसलेट चाहिए जो आपने इस अरबी शायरी वाली के लिए खरीदा है। वो बैग झुलाते हुए नहरीले अंदाज में बोली। मैंने मुकाबिल को गोया 440 वॉल्ट का करंट लगा था, बर्दाश्त करना मुश्किल था। तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, बिल्कुल आपने खरीदा है, मैंने देखा था। वो शाने बेनियाजी से मुंह फुलाए बोली। सोबी प्यारी, नो मोर बटरिंग। हाथ उठाकर मजीद कहने से इनकार किया गया था। दोनों साथ साथ चलते महवे गुफ्तगू थे जब वो इसके आगे आ खड़ा हुआ। ये लो। गोल्ड का नफीसा ब्रेसलेट पैंट की जेब से निकालते इसने बहुत चाहत से अपनी बहन की कलाई पर बांधा था। लव यू सो मच भैया, वो इसके बाजू को अपनी लपेट में लेते इसके ऊपर सर रखते हुए बोली। वो होले से मुस्कुरा दिया था। एक बाजू इसकी गिरफ्त में था जबकि दूसरे में इसने तमाम शॉपिंग बैग संभाल रखे थे। ये सब इसकी सोबिया की ही कल की ईद की शॉपिंग थी। वजनी बैग एक हाथ में उठाने से इसके हाथ थक गए थे, मगर वो चाह कर भी इसका हाथ अपने बाजू से ना निकाल सका। भैया आप इस लड़की से फ्रेंडशिप ख़त्म कर दें, शी इज़ सो क्लेवर, वो चलते चलते बोली। लीव दिस टॉपिक, लड़का हर जज्बात से आरी लहजे में बोला। सोबी ने इसके बाजू पर टिकाया सर उठाया। अच्छा हम इसके लिए भी कुछ खरीद लेते हैं। वो रुक गई, इससे भी रुकना पड़ा। बाजू जो सोबी ने थाम रखा था, इस एहसान की वजह तबस्सुम सा बिखर गया था इसके अनाबी होंठों की तराश में। इसने घूर कर अपने से 1 साल बड़े भाई को देखा। अच्छा चलो, वो इसके साथ हो लिया। वो दोबारा मार्केट के अंदर चले गए। इसे मेरे बैग में मत डालें। वो लोग एक नाजुक सी रिंग लेकर शॉप से निकले थे। रिंग खुद सोबिया ने पसंद की थी। ओके ओके, नहीं डालता। कम ऑन सिस्टर, तुम इतना जेलस क्यों होती हो। वो इसके शानों के गिर्द बाजू फैलाए पूछ रहा था। आई डोंट नो, बट मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कज़न नहीं है यहाँ। बचपन से हम बहन भाई से ज़्यादा दोस्त रहे हैं, मगर जब से वो आई है आपकी इससे ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है। आई नो, आप इससे ईद पर भी मिलने जाएंगे। वो उदासी से बोली। मेरी बहन ही मेरी दोस्त है, पहली और आखिरी दोस्त। अगर सोबी कहेगी कि मत जाओ तो मिनहाज इससे मिलने नहीं जाएगा। वो इसके कंधे पर दबाव डालता हल्के फुल्के लहजे में कह रहा था। पक्का प्रॉमिस। वो रुककर इसकी जानिब हाथ बढ़ाते बोली। हाँ पक्का प्रॉमिस। वो इसका हाथ मरोड़ते बोला। आह, वो चीही। साथ ही 2-3 मुक्के इसके कंधे पर झड़ दिए। आपकी वजह से हमेशा मुझे तकलीफ पहुंचती है। वो सुर्ख होते हाथ पर फूंक मारती हफ्वी से बोली। वो जो माजी की खुशगवार यादों को सोचना चाहता था, महसूस करना चाहता था, अचानक इस जुमले की बात कश्त पर तल हकीकत की जानिब खींचा चला गया। कल ईद थी, पूरा शहर खुशियां मना रहा था। कभी 30 रोज़े रखने वाला सोमो सलात का पाबंद शख्स पिछले 11 साल से काफिर बना बैठा था। तुम्हें मेरी वजह से ही तकलीफ़ उठानी पड़ी सोबिया। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तुमने कितना कहा था भाई शी इज़ क्लेवर, मगर मैं नहीं माना। इसने कर्ब से आंखें मूंद ली, फिर सीने से लगी तस्वीर देखने लगा। मुस्कुराता चेहरा हर फिक्र से आज़ाद था। इसके आंसू इस खिलखिलाते चेहरे पर गिर रहे थे। बेआवाज़ रोते रोते इसकी आवाज़ बुलंद हो चुकी थी। भैया भैया। आग के शोलों की लपेट में वो वजूद सिर्फ एक ही शख्स को पुकार रहा था, और इस शख्स को लग रहा था कि दहकते शोलों की लपेट में वो वजूद नहीं बल्कि इसका दिल जल रहा है। सिर्फ जान इसकी नहीं निकल रही, वो भी बेजान हो गया। इसको देखने वाली गुलाफी आंखों ने इस पल अपनी बहनाई सलामत होने पर शिद्दत से अफसोस किया था। ये मंजिर देख लेने से पहले अंधा होने
کی دعا شدت سے اس کے من میں سار اٹھا رہی تھی۔ سوبی بھیا کی جان، وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ خوبصورت شیشے کا فریم اب بھی اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اسٹڈی کے در و دیوار 8 سال سے اس شخص کی یہ کراہیں سن رہے تھے اور اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ بچھڑ جانے کی اذیت موت جیسی ہے، موت بھی وہ جو روز آتی ہے۔